हेलो दोस्तों, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। और हमेशा की तरह एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आ चुका हूं, और ये क्लास 11th के लिए और साथ ही साथ बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन के लिए भी ये काफ़ी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर न्याय क्या है, इसकी परिभाषाएं और इसके प्रकारों का वर्णन करने के लिए पूछ लेता है। और जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत पूछा जाता है। और न्याय समाज में कैसे स्थापित किया जाना चाहिए, अर्थात न्याय के 3 सिद्धांतों का वर्णन करें। ये क्लास 11th के लिए भी और बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो चलिए हम एक बार कवर करते हैं बिना देरी किए। और जो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, आप देख ही रहे हैं। वो आज का हमारा टॉपिक है न्याय क्या है और न्याय को परिभाषित कैसे किया जाता है। ठीक है, मतलब परिभाषा बताना है और इसके प्रकारों का वर्णन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, और ये बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हो सके तो एक बार नोट डाउन भी कर लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, क्योंकि कई बार ना इसकी परिभाषाएं जो पूछी जाती है ना, वो बहुत मुश्किल पूछी जाती है, लेकिन इस बार मैं जो परिभाषाएं लाया हूँ न्याय के ऊपर, तो बहुत ही आसान परिभाषा है जो आप आसानी से समझ जाओगी। ठीक है, तो एक बार राइट ज़रूर कीजिएगा। बच्चों के लिए हमेशा दिक्कत एक ही रहता है कि न्याय की परिभाषाएं जो है ना, वो दिक्कत बनता है। ठीक है, याद करने में। तो इसमें नहीं बनेगा, इतना मैं आपको श्योरिटी दिला सकता हूँ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम न्याय का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। न्याय को अंग्रेजी भाषा में जस्टिस कहते हैं। ठीक है, और जस्टिस की अगर बात करें तो वो लैटिन भाषा के जस शब्द से बना है। और जस का अर्थ जो होता है वो होता है जोड़ना। ठीक है, अब ये थोड़ा-सा ना बच्चों को समझ में नहीं आता कि भाई जस का अर्थ अगर जोड़ना है, तो जस से ही जस्टिस बना है। ठीक है, जस से ही क्या बना है? जस्टिस बना है। तो ऐसे में जस्टिस का अर्थ न्याय कैसे हो सकता है? उसको भी उसका अर्थ भी जोड़ने से संबंधित होना चाहिए। तो हाँ, ऐसे ही है। जैसे मैं आप एक को एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे एक देश है, ठीक है? और एक देश में कई धर्म, समुदाय, जाति है, ठीक है? अगर सबके साथ अगर सरकार द्वारा समान अधिकार, आवश्यकता और ज़रूरतें पूरी की जाएगी, तो सबके साथ समाज न्याय हो रहा है। समाज में एक्सप्लॉइटेशन अगर किसी के साथ अगर नहीं हो रहा है, न्याय हो रहा है, तो सब लोग, मतलब समाज के हर धर्म, धर्म जाति एक दूसरे से जुड़ कर रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे। आज ही की अगर बात करें तो मुस्लिम हो या फिर कोई और समुदाय जो कहीं न कहीं अपने उचित प्रतिनिधित्व को लेकर मतलब हमेशा असंतुष्ट रहती है। सरकार में उन्हें उचित हिस्सेदारी नहीं मिल पा रहा है भारत जैसे देशों में, क्योंकि यहाँ पे हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए वो ज़्यादा चुनकर भी सरकार में ज़्यादा आते हैं। तो कहीं न कहीं इस वजह से भी हो सकता है। तो जब समाज में लोगों को न्याय मिलता है, तो समाज के हर एक लोग एक-दूसरे से जुड़कर रहते हैं, मिल-जुल कर रहते हैं। तो इसीलिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसका जो अर्थ जो निकलता है कि न्याय का वो अंग्रेजी में जस्टिस कहते हैं। जस्टिस जस से बना है और जस का अर्थ होता है जोड़ना। अब समझ में आ गया होगा जोड़ना क्यों है, क्योंकि न्याय से लोग एक-दूसरे से जुड़ते हैं, ठीक है? और अन्याय से लोग एक-दूसरे से अलग होते हैं, एक-दूसरे से नफ़रतें करते हैं, ठीक है? इसलिए हम कह सकते हैं कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जो व्यक्तियों, समुदायों और समूहों को आपस में जोड़ कर रखता है, जोड़ता है, ठीक है? और न्याय को पहले विभिन्न नामों से पुकारा जाता था, जैसे पिछले जन्म के कर्म का फल, ईश्वर का इच्छा, जैसी करनी वैसी भरनी आदि। इन नामों से हम न्याय को पहले जानते थे। अब हम इसकी परिभाषाएं समझ लेते हैं, ठीक है? तो इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो सबसे पहले डीडी राफेल का आता है, ठीक है? इनके ऊपर क्वेश्चन क्या बन मतलब इन्होंने क्या न्याय परिभाषा दिया है वो जानना ज़रूरी है। तो इनका कहना है न्याय उस व्यवस्था का नाम है जो लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है। यानी ऐसी व्यवस्था जिसमें लोगों के अधिकारों की रक्षा हो रहा हो, उसी व्यवस्था को न्याय कह देते हैं, ठीक है? तो ये डीडी राफेल का परिभाषा है न्याय के ऊपर, ठीक है? और वहीं पे जेएस मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार क्या कहना है ये भी जान लेते हैं। तो उनका कहना है
न्याय उस नैतिक मूल्यों का नाम है जो स्पष्ट रूप से लोक कल्याणकारी से संबंधित होता है, लोक कल्याण से संबंधित होता है। यानी समाज में सरकार द्वारा या समाज के विभिन्न वर्गों के द्वारा, संगठनों के द्वारा अगर लोक कल्याण से संबंधित कोई भी कार्य किया जा रहा है जिससे लोगों का हित हो रहा हो, फ़ायदा हो रहा हो लोगों को, तो ऐसे में उसी को हम न्याय कह देंगे। यानी समाज में जितने भी लोक कल्याण का कार्य हो रहा है, वो सब कुछ न्याय को परिभाषित कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान मैंने परिभाषाएँ लाया हूँ, क्योंकि आप सब अक्सर जो सपोर्टिंग मटेरियल वगैरह में देखते हैं परिभाषाएँ, तो उसमें जो परिभाषाएँ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। तो इसलिए मैंने बहुत ही आसान कोशिश किया हूँ कि सारा परिभाषाएँ ईज़ी हो, और आप ना इसके बाद अपना राय भी दे सकती हो इनके लिखने के बाद, ठीक है? और प्लेटो के अनुसार हम जान लेते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे और दूसरों के कार्यों में दखलंदाजी न करे तो इसे ही न्याय कहते हैं। अगर प्लेटो की अगर बात करें तो प्लेटो ने एक अपना पुस्तक लिखा है जिसका नाम है द रिपब्लिक। उन्होंने कहा है इस पुस्तक में कि हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे, ठीक है? और दूसरों के कार्य में दखलंदाजी ना करे, ठीक है? तो इसे ही क्या कह देते हैं? न्याय, ठीक है? तो बहुत अच्छे-अच्छे मैंने परिभाषा लाया हूँ और समझ में भी आ रहा होगा कहीं न कहीं। सालमन के अनुसार जान लेता हूँ। सालमन का और अच्छा परिभाषा है, देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को उसको भाग मिल जाना ही न्याय कहलाता है। यानी कि मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमारे देश का शासन में बहुत सारे वर्ग शामिल होते हैं, ठीक है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है? अगर सबको उचित हिस्सेदारी मिल जाए, अपना-अपना भाग मिल जाए शासन में, तो इससे क्या होगा कि सारे जो लोग मिल-जुल के रहेंगे और यहाँ पे नफ़रतें करने की ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है? तो वही है, समाज में हर एक व्यक्ति को अपना एक हिस्सा मिलना चाहिए, अपना एक भाग मिलना चाहिए, ये सालमन का कहना है, ठीक है? अब हम सिफ़ालिस के बारे में जान लेते हैं। सिफ़ालिस क्या कहता है? तो सिफ़ालिस की अगर बात करें तो उनका कहना है कि सत्य बोलना और कर्ज़ को चुकाना ही न्याय होता है, ठीक है? यानी आप सत्य बोलो और जिससे भी अगर कुछ कर्ज़ लिए हो, कुछ भी लिए हो, तो उनको वापस चुका भी दो, यही न्याय कहलाता है, ठीक है? और हम पॉलीमार्कस के बारे में जान लेते हैं। पॉलीमार्कस की अगर बात करें तो पॉलीमार्कस सिफ़ालस का ही बेटा है, ठीक है? पॉलीमार्कस किसके बेटा हैं? सिफ़ालस के, ठीक है? और सिफ़ालस क्या कहते हैं, तो उन्होंने और आसान न्याय की परिभाषा दिया है और उन्होंने कहा है कि शत्रु के साथ शत्रुता की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए और मित्र के साथ मित्रता जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। उसे ही क्या कहते हैं? न्याय कहते हैं। तो ये सारे के सारे आप देख रहे होंगे कि बहुत ही आसान मैंने ये चीज़ें लाया हूँ, ठीक है? और आई होप आपको पसंद आ रहा होगा सारी चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं हम। अब थ्रेसिमिकस क्या कहता है, ठीक है? तो थ्रेसिमिकस कहती है कि शक्ति के बल पर किया गया कार्य ही न्याय होता है। आपको पता भी है कि समाज में जब भी किसी का एक्सप्लॉइटेशन होता है, ठीक है? तो कोई शक्तिशाली व्यक्ति अगर उसके विरोध में आवाज़ उठाए, ठीक है? तो ऐसे में वो न्याय कहलाएगा, ठीक है? वो छोड़ो, मैं एक और चीज़ बताता हूँ। हम सरकार का निर्माण करते हैं, सरकार को शक्ति देते हैं ताकि समाज के लिए वो कार्य करे। तो सरकार जो भी समाज में समानता स्थापित करने के लिए, गरीबों के लिए, ठीक है, न्याय के लिए जो भी कार्य करता है, ठीक है, तो वो शक्ति के बल पर ही कार्य करता है, ठीक है। तो इसीलिए थ्रेसिमिकस कहते हैं कि शक्ति के बल पे किया गया कार्य न्याय है, ठीक है। तो आई होप थ्रेसिमिकस का भी टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम ग्लाउकन के बारे में जानते हैं, ग्लाउकन क्या कहते हैं। तो ग्लाउकन के अनुसार न्याय भय का शिशु है। यानी न्याय भय का शिशु है, मतलब भय का शिशु का मतलब क्या होता है, तो समाज में अगर भय बना रहता है, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति किसी को ऊपर अत्याचार नहीं करता है, ठीक है। इसलिए कानून का कहीं न कहीं भय होना चाहिए अपराधी तत्वों के लिए, ताकि समाज में गरीब वर्गों का शोषण ना हो, अत्याचार ना हो, उनके साथ गलत ना हो। तो इसलिए कहीं न कहीं न्याय भय का शिशु कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे न्याय का शिशु है, ये मैं पूरा नहीं बता पाया हूँ, ठीक है। यहाँ पे पूरा आप सेंटेंस बता सकते हैं, न्याय भय का शिशु है, ठीक है। चलिए,
तो ग्लाउकन का भी समझ में आ गया। अब हम 9वां पॉइंट समझते हैं, कन्फ्यूशस। कन्फ्यूशस एक चीनी दार्शनिक थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है बहुत आसान, इन्होंने भी बात रखा है। उन्होंने कहा है कि दोषियों को दंड देना और निर्दोष को उपहार देना ही न्याय कहलाता है, ठीक है। आप पुराने टाइम में राजाओं महाराजाओं के शासन में आप देखते होंगे कि जब भी राजा के सामने दोषी और निर्दोषी अपना केस लेकर जाता था, अपना मतलब झगड़ों को लेकर जाते थे, तो निर्दोष जो होता था उसको राजा पुरस्कार देता था, ठीक है। और वहीं पे जो दोषी होता था उसको दंड देता था। तो इस प्रकार से न्याय करता था राजा उस टाइम में, ठीक है। और एक पॉइंट जो 9वां पॉइंट मैंने नहीं लिखा हूँ, भारतीय अवधारणा के अनुसार भी हमें समझना चाहिए। भारतीय अवधारणा मतलब भारतीय दृष्टिकोण में न्याय क्या है। तो भारतीय दृष्टिकोण में न्याय का अर्थ धर्म की स्थापना, ठीक है। धर्म की स्थापना का मतलब ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदि जैसे धर्मों का स्थापना करना। धर्म की स्थापना का मतलब ये है कि न्याय की ही स्थापना करना है। न्याय और धर्म दोनों ही एक ही बात है, ठीक है। लेकिन आज के समय में धर्म को कुछ और नाम दे दिया गया है जो हम पंथ कहते हैं, ठीक है। पंथ जो है हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, तो पंथ को ही हम आज धर्म कह रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि राजा का पहला कर्तव्य धर्म की स्थापना करना होता था। धर्म की स्थापना करने का अर्थ ये होता है कि न्याय की स्थापना करना, ठीक है। तो आपने भारतीय अवधारणा भी आप समझ गए होगी। तो मैंने इसका अर्थ समझा दिया हूँ, न्याय क्या, और न्याय का जितने भी परिभाषाएं थी कोशिश किया हूँ सारे आसान लेके आऊँ। अगर अच्छा लगा होगा ये जो परिभाषा, ठीक है, परिभाषा अगर आप ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप देखिएगा कहीं पर भी आपको ये इतना इजी थ्योरम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, अब हम जानते हैं कि न्याय के प्रकार कितने होते हैं। तो न्याय के कई प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला जो प्रकार है वो है आर्थिक न्याय, ठीक है। अब आर्थिक न्याय क्या होता है? जब समाज के हर एक व्यक्ति को किसी भी प्रकार के आर्थिक रूप से शोषण नहीं किया जाता है और जितना मेहनत करते हैं उस मेहनत का उतना ही फल उसे मिल जाए, तो ऐसे में हम आर्थिक न्याय कहेंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त रोजगार के हर अवसर भी प्राप्त होना चाहिए। तो ये सारी के सारा क्या कहलाएगा बच्चे? आर्थिक न्याय कहलाएगा, ठीक है। तो चलो हम आर्थिक न्याय का डेफिनेशन तो समझ गए हैं। अब हमें समझना है राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो देखो राजनीतिक न्याय होता क्या है। तो राजनीतिक न्याय में मुख्यतः 4 अधिकार आता है, 4 स्वतंत्रताएं आती है, कुछ भी कह सकते हो आप। पहला वोट डालने का अधिकार, चुनाव में खड़े न होने का अधिकार, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने का अधिकार, ठीक है। शैक्षणिक संस्थान क्या होता है, शिक्षा संस्थान क्या होता है? तो स्कूल कॉलेज और भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होता है उन सब में आप प्रवेश ले सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार, ठीक है। अगर ये 4 अधिकार सबको अगर मिल रहा है तो यही राजनीतिक न्याय है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको याद रख दूं, सरकार द्वारा जो भी लोक कल्याणकारी कार्य किया जाता है, जो समाज के जीवन स्तर को सुधारा जा सके, वो भी राजनीतिक न्याय में ही हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये राजनीतिक न्याय कहलाया, ठीक है। हालांकि राजनीतिक न्याय को मैंने और यहाँ पे एक्सप्लेन सही से कर दिया हूँ। क्या किया हूँ? तो जब लोगों को, यहाँ पे देख रहे होगे आप, जब लोगों को वोट डालने का, चुनाव में खड़े होने का, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का और शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेने का, ठीक है, ये चारों अधिकार प्राप्त हो जाए, ठीक है, तो इसे ही क्या कहते हैं? राजनीतिक अधिकार। इसके अतिरिक्त देश की सरकार द्वारा हर लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। ये सारी चीज़ों को ऐड करती हो तो सारी चीज़ें क्या कहलाएगा? राजनीतिक न्याय कहलाएगा, ठीक है। अब चलिए हम सामाजिक न्याय समझते हैं। तो सामाजिक न्याय समझना है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें? एक सेकेंड। सामाजिक न्याय को समझना है तो सबसे पहले हमें करना है कि कुछ चीज़ें, समाज की जो गलत चीज़ें होती है उनको समाप्त भी करना चाहिए, तो उन सब की बात करेंगे हम। तो देखो, जब लोगों को कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता हो, ठीक है, और उसके साथ किसी भी आधार पर भेदभाव ना हो, कहीं भी आने जाने का मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब लोगों को
किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर आने जाने की स्वतंत्रता हो। सार्वजनिक स्थान क्या होता है? तो स्कूल, कॉलेज, कुआँ, तालाब, रेस्टोरेंट, ठीक है, होटल्स, मनोरंजन स्थल, मूवी थिएटर आदि। इन सब स्थानों पर आने जाने के लिए किसी प्रकार का रोक टोक ना हो और सबके साथ समान बर्ताव किया जाए, ठीक है। और सबको धार्मिक स्वतंत्रता हो। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब सबको अपना अपना धर्म चुनने की स्वतंत्रता हो, ठीक है। और अपना धर्म को शांतिपूर्ण प्रचार करने की स्वतंत्रता हो और अपने देवी देवताओं को पूजने का स्वतंत्रता हो, ठीक है। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा जीवन व संपत्ति की स्वतंत्रता प्राप्त हो, ठीक है। और समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जैसे कि समाज में विशेष अधिकार है, उसको क्या कर दिया जाना चाहिए? समाप्त कर दिया जाना चाहिए। समाज में जो भेदभाव और छुआछूत है, ठीक है, किसी भी आधार पर उनको समाप्त कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये सब चीज़ें हो रही है और सरकार है, ठीक है, सरकार सरकार व्यक्ति के धार्मिक मामलों में दखलंदाजी ना करे, तो ये सारा चीज़ एकजुट करेंगे तो यही क्या कहलाएगा? सामाजिक न्याय कहलाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज़ लाइक करते हुए चलिएगा आगे और अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कि भाई ये पॉइंट्स कैसे-कैसे आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए, आगे है कानूनी न्याय। देश के संविधान के द्वारा स्थापित किया गया न्याय को ही कानूनी न्याय कह देते हैं। यानी हमारे देश ने संविधान बना करके और जो न्याय व्यवस्था की स्थापना किया है उसे ही कानूनी न्याय कह देते हैं, ठीक है। और कानूनी न्याय के अंतर्गत देश के विभिन्न प्रकार के कानून बनाया जाता है। एक बार फिर से कहूँगा, कानून कानूनी न्याय के अंतर्गत देश में विभिन्न प्रकार के कानून बनाया जाता है ताकि देश में न्याय व्यवस्था की स्थापना हो सके, ठीक है। और न्याय की रक्षा के लिए कभी-कभी न्यायपालिका भी स्थापित किया गया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कानूनी न्याय की डेफिनेशन। और नैतिक न्याय क्या होता है? तो यह वह न्याय है जो नैतिकता के ऊपर आधारित होती है। यानी नैतिक रूप से जो भी समाज के कल्याण के लिए जो भी कार्य किया जाता है, ठीक है, जिससे समाज को फ़ायदा हो, तो उसी को ही हम क्या कह देते हैं? नैतिक न्याय, ठीक है। अब हम समझेंगे न्याय के स्थापना करने का तरीका, ठीक है। तो न्याय की स्थापना करने का तरीका बताइए, या क्वेश्चन आएगा न्याय के 3 सिद्धांतों का वर्णन करें, ठीक है। या समाज में समानता स्थापित करने का उपाय बताइए। मतलब न्याय की स्थापना करने की तो बात पूछा जा रहा है ना, समाज में स्थापित करे या फिर कहीं पर भी, ठीक है। या न्याय के 3 सिद्धांत पूछे, वही बात एक्सप्लेन करना है। तो देखो, मैंने सबसे पहले इस क्वेश्चन में मैंने हेडिंग बनाया हूँ, ठीक है, आप देख रहे होंगे। तो ये पहले का ही डेफिनेशन है जो मैं अभी बता चुका हूँ कुछ टाइम पहले। न्याय को अंग्रेजी में जस्टिस कहते हैं और जस्टिस शब्द लैटिन भाषा के जज से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। और मैंने बोला था जब समाज में लोगों को ही नहीं बल्कि समाज के हर एक वर्ग को, समुदाय को अगर न्याय मिल रहा है तो हर वर्ग, हर समुदाय एक दूसरे से जुड़ कर रहेगा, ठीक है। तो न्याय जोड़ने का नाम है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समाज उस व्यवस्था का नाम है जो लोगों, समुदायों और समूहों को एक दूसरे से जोड़ता है, क्योंकि न्याय मिलेगा तो लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे, ठीक है, ये सामान्य सी बात है। और आगे पढ़ते हैं हम। प्राचीन समय में न्याय को विभिन्न नामों से पुकारा जाता था, जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, ईश्वर की इच्छा, या ईश्वर का इच्छा हो गया, फिर पिछले जन्म के कर्मों का फल, ठीक है। इन नामों से हम जानते थे। न्याय किसी भी शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है। मतलब किसी भी न्याय व्यवस्था, जैसे चाहे वो राजतंत्र हो, चाहे वो सैनिक शासन हो, चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे वो कुलीन शासन हो, किसी भी प्रकार का जो शासन होता है ना, उसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है स्थापना करने का, वो होता है न्याय, ठीक है। क्या होता है? तो उसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है न्याय की शासन व्यवस्था को मुख्य उद्देश्य होता है न्याय की स्थापना करना, ठीक है। जहाँ न्याय का अस्तित्व नहीं होता है वहाँ का शासन अच्छा नहीं माना जा सकता है, ठीक है। और इसलिए सदैव
शासन व्यवस्था में किस पे बल दिया जाता है? तो न्याय की स्थापना पर बल दिया जाता है, ठीक है। और क्योंकि न्याय जब लोगों को मिलता है, उससे उनके हितों की रक्षा हो पाता है और उनका जीवन स्तर अच्छा हो पाता है। तो इसलिए न्याय पर अधिक बल दिया जाता है। तो ये मैंने हेडिंग बना दिया इस क्वेश्चन का, ठीक है। और न्याय की स्थापना के अगर तरीका की अगर बात करें हम, ठीक है, तो न्याय की स्थापना करने का 3 तरीका है, या न्याय की स्थापना का सिद्धांत 3 है। न्याय का 3 सिद्धांत कौन-सा है? तो पहला है समान लोगों के साथ समान बर्ताव, अनुपातिक न्याय, विशेष ज़रूरतों का विशेष ध्यान, और एक और पॉइंट आप राइट कर सकती हो, ठीक है, वो है राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो 4 सिद्धांत है, हालाँकि नॉर्मली 3 ही सिद्धांत पूछा जाता है। तो पहला सिद्धांत जो है हमारा, वो है समान लोगों के साथ समान बर्ताव, ठीक है। समान लोगों के साथ समान बर्ताव। और समान लोग कौन है, ये जानना ज़रूरी है। देखो, जो लोग शरीर और दिमाग से स्वस्थ है, मतलब कोई अपंग नहीं है, दिमाग से कमज़ोर नहीं है, अगर समान है शारीरिक और मानसिक रूप से, ऐसे व्यक्ति को हम समान लोग कह रहे हैं, ठीक है। और समान लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाना ही न्याय कहलाता है। और चलिए हम थोड़ा-सा डेफिनेशन पर थोड़ा-सा ध्यान देते हैं। समान लोगों के साथ समान बर्ताव करके न्याय की स्थापना किया जा सकता है, क्योंकि आज भी ग्रामीण समाज में अक्सर रूप, रंग, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव और छुआछूत का प्रथा चलता है, ठीक है। अगर इन चीज़ों को समाप्त कर दिया जाए और समान लोगों के साथ है, तो ऐसे में न्याय की स्थापना हो जाएगा, ठीक है। जैसे समान कार्य करन जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, ठीक है। मतलब समान लोगों के साथ समान बर्ताव कैसे किया जाना चाहिए? तो देखो, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। जैसे महिला, मतलब मैन और वुमेन, ठीक है। इन दोनों की अगर बात करें, ठीक है, तो महिला और पुरुष की अगर बात करें हम, तो दोनों एक ही पद पे काम कर रहे हैं, समान काम कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है और पुरुषों को ज़्यादा वेतन दिया जाता है, ठीक है। तो ये समाज में अन्याय ही कहला सकता है, ठीक है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, अक्सर हम देखते हैं कि महिला और पुरुष के बीच आय में अ, असमानता अधिक होती है, हालांकि दोनों ही एक ही पद पर काम कर रहा होता है। ये मैंने एग्जांपल अभी अभी एक्सप्लेन आपको किया हूँ, ठीक है। और अनुपातिक न्याय की अगर बात करें, तो ये क्या होता है? तो मैंने ऊपर का जो पॉइंट है उसमें मैंने बोला हूँ समान लोगों के साथ समान बर्ताव करना चाहिए, लेकिन अनुपातिक न्याय में कहूँगा कि समान लोगों के साथ समान बर्ताव हर परिस्थिति में नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं फिर से रिवाइज करूँगा। पहला पॉइंट में मैंने बताया था समान लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाना चाहिए, लेकिन अनुपातिक न्याय में मैं कह रहा हूँ कि हर परिस्थिति में समान लोगों के साथ समान बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। अब देखते हैं कैसे, इसको प्रूव कैसे करें। तो हर परिस्थिति में एक समान बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर परिस्थिति में सभी के साथ समान बर्ताव करना ज़रूरी नहीं है कि वह न्यायपूर्ण हो। एक बार फिर से रिपीट करूँगा, आपको कन्फ्यूजन थोड़ा-सा हो रहा होगा। हर परिस्थिति एक समान नहीं होता है, ठीक है? हर परिस्थिति एक समान नहीं होता है, इसलिए हर परिस्थिति में सभी के साथ समान बर्ताव करना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वह न्यायपूर्ण हो। मतलब हर परिस्थिति में लोगों के साथ समान बर्ताव करो, तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ वो न्याय ही हो, वो अन्याय भी हो सकता है, ठीक है? और इसको कैसे? इसलिए अलग-अलग परिस्थिति में अलग-अलग बर्ताव किया जाना ज़रूरी है। जैसे कि 2 एग्ज़ाम्पल मैं दूँगा यहाँ पे। जैसे पहला एग्जाम्पल है, एक स्कूल में अध्यापक परीक्षा में सभी विद्यार्थियों को समान अंक देगा, तो वह न्यायपूर्ण नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये सारे जो एक कक्षा में जो भी बच्चे हैं उसमें से कुछ ज़्यादा मेहनती होगा, तो कुछ कम मेहनती होगा, और फिर भी सबको समान अंक दिया जाए तो वो न्यायपूर्ण नहीं कहलाएगा, ठीक है। और क्योंकि इन विद्यार्थियों में कुछ ज़्यादा मेहनती होगा तो कुछ कम होगा, ठीक है। इसलिए अध्यापक को परीक्षा में अंक विद्यार्थियों द्वारा किए गए मेहनत के अनुसार दिया जाना चाहिए, ना कि
समान लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाना चाहिए, क्योंकि अध्यापक के लिए तो सभी समान ही हैं विद्यार्थी, लेकिन सबको अगर समान अंक दिया जाएगा तो वो अन्यायपूर्ण कहलाएगा। ठीक है। अब मैं दूसरा एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। दूसरा एग्ज़ाम्पल में है, लेकिन एक कक्षा में अध्यापक सभी विद्यार्थियों के साथ समान लेकिन एक कक्षा में अध्यापक सभी विद्यार्थियों को समान समझता है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, वर्ग, गरीब वर्ग से आदि से आया हो। तो ऐसे में सभी विद्यार्थियों को समान समझना ये तो न्यायपूर्ण है, लेकिन सभी विद्यार्थियों को समान समझ करके और परीक्षा में सभी को समान अंक दे देना ये अन्यायपूर्ण कहलाएगा। तो आपको मैं बार-बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट है वो है विशेष ज़रूरतों का विशेष ध्यान। तो ये बहुत आसान है। जो शारीरिक और मानसिक रूप से जो कमज़ोर होता है, ऐसे व्यक्तियों को दिव्यांग कहा जाता है, ठीक है। और उन्हीं के लिए कहा गया ये बात। अगर विशेष ज़रूरतों का विशेष ध्यान दिया जाए तो भी यह न्यायपूर्ण कहलाएगा, ठीक है। जैसे मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर व्यक्तियों के लिए कहीं भी आने-जाने के लिए बस, ट्रेन आदि में सीटों का आरक्षण होना चाहिए। और ऊँचे-नीचे वाले जो सार्वजनिक स्थान हैं, ठीक है, जैसे हॉस्पिटल, मंदिर, मनोरंजन स्थल आदि पर आने-जाने के लिए ढलान वाली रास्तों और लिफ्ट का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। तो देखो हम सब क्या है, दूर-दराज के क्षेत्रों में, जैसे हमें अभी हम दिल्ली में हैं, ठीक है। और मुझे अगर जाना है माता वैष्णो की मंदिर, ठीक है, तो वो काफ़ी दूर है। तो हमारे लिए तो फिर भी आसान है, ईज़िली हम आ जा सकते हैं। लेकिन जो शरीर और दिमाग से अगर कमज़ोर है, यानी कि कोई दिव्यांग है व्यक्ति, ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में आना-जाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए उनके लिए बस, ट्रेन आदि में आरक्षण होना चाहिए सीटों के लिए, ठीक है, ताकि ईज़िली वो बैठे और वहाँ पे पहुँच जाए। और ऊँचे-नीचे स्थानों पर आने-जाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो उनके लिए लिफ्ट का व्यवस्था होना चाहिए और ढलान वाली रास्तों का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। अब हम जानेंगे राजनीतिक न्याय क्या होता है। तो राजनीतिक न्याय की अगर बात करें, तो राज्य अपने नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए जो भी कार्य करता है, ठीक है, इस कार्य को ही सकारात्मक परिणाम निकलता है, जिसे हम कहते हैं राजनीतिक न्याय, ठीक है। एक बार फिर से कहूँगा मैं, राज्य अपने नागरिकों का जीवन स्तर को सुधारने के लिए जो भी कार्य करता है और इस कार्य को करने के लिए जो सकारात्मक परिणाम निकलता है इस कार्य को करने से, ठीक है, उसे ही राजनीतिक न्याय कह देते हैं। जैसे कि आज देश का सरकार बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाती है, ठीक है, जिससे समाज के लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा है, तो ये राजनीतिक न्याय ही तो कहलाएगा, ठीक है। और लास्ट जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, और ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो जॉन रॉल्स की अगर बात करें, तो जॉन रॉल्स ने न्याय की स्थापना के लिए 3 सिद्धांत दिया है मुख्य रूप से, ठीक है, जो निम्नलिखित रूप से व्याख्या किया जा रहा है। पहला जो सिद्धांत है न्याय का, वो उसे कहते हैं हम आर्थिक असमानता का सिद्धांत, ठीक है। आर्थिक असमानता पर उन्होंने पहला सिद्धांत दिया है और उन्होंने क्या कहा है वो जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो तो जॉन रॉल्स के अनुसार जिस देश में आर्थिक असमानता है, वहाँ न्याय लोगों को नहीं मिल रहा है, ठीक है। वहाँ लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, वहाँ लोगों का आर्थिक रूप से शोषण हो रहा है। लेकिन रॉल्स इस समस्या का समाधान निकालते हुए कहते हैं कि जिस देश में आर्थिक असमानता है, वहाँ पर भी न्याय की स्थापना किया जा सकता है और इसके लिए 2 उन्होंने सिद्धांत दिया है, ठीक है। और जो सिद्धांत है, 2 सिद्धांत, उसमें से पहला सिद्धांत है अवसरों की समानता का सिद्धांत और दूसरा है पृथक सिद्धांत, ठीक है। तो सबसे पहले हम अवसरों की समानता का सिद्धांत हम एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। जॉन रॉल्स कहते हैं कि जिस देश में आर्थिक असमानता अधिक है, वहाँ न्याय की स्थापना करने के लिए देश के हर एक लोगों को समान रूप से विकास का अवसर दिया जाना चाहिए, ठीक है।
जिससे देश में आर्थिक समानता ख़त्म हो जाए, ठीक है, और कम जाए, घट जाए। आर्थिक असमानता घट ख़त्म तो नहीं हो सकता लेकिन कमेगा ज़रूर, ठीक है। तो इसलिए सबको विकास का समान अवसर दिया जाए, ठीक है, ये जॉन रॉल्स कहता है, ठीक है, तभी आर्थिक असमानता कमेगा, ठीक है। हम जानते हैं कि देश के उच्च वर्ग के बच्चों को शिक्षा में हर एक प्रकार की सुविधाएं दिए जाते हैं, जिससे वह अपने विद्यार्थी जीवन में अच्छे पढ़ाई करते हैं, अच्छे पढ़ते हैं और भविष्य में अध्यापक, वकील, पुलिस, आईएएस, डॉक्टर आदि बनते हैं। लेकिन वहीं गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा में सुविधाएं उतना नहीं मिल पाती है, इसके कारण वे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं और अच्छे से और पढ़ाई में सही से ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है। जिससे वह अपने भविष्य में ऑटो ड्राइवर या छोटे प्राइवेट जॉब, ठीक है, तक ही कर पाते हैं। और इसलिए सभी को विकास का समान अवसर दिया जाना चाहिए, ठीक है। ये कहते हैं जॉन रॉल्स। किस चीज़ के लिए कहते हैं? तो ये कहते हैं समाज में आर्थिक असमानता को कम करने के लिए और समाज में न्याय देने के लिए, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है न्याय देने का, जहाँ पे आर्थिक असमानता अधिक है? तो दूसरा जो सिद्धांत है वो है पृथक सिद्धांत, ठीक है। जब देश में आर्थिक और समानता, ठीक है, अधिक बढ़ जाता है, ठीक है, तो देश के उच्च वर्गों पर अधिक टैक्स लगाना चाहिए, ठीक है, ताकि उस टैक्स के पैसों से देश के गरीब वर्गों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए खर्च किया जा सके, ठीक है। तो इस तरह से आर्थिक असमानता घटेगा, ठीक है। तो ये सब के सब न्याय देने का तरीका है और ये न्याय देने का तरीका जो है जॉन रॉल्स देते हैं। और किस स्थिति में देते हैं? तो जब समाज में आर्थिक असमानता जब अधिक होता है ना समाज में, तो आर्थिक असमानता अधिक होता है, तब उन्होंने कहा है कि दो तरीके से ऐसे देशों में न्याय हम दे सकते हैं। पहला तरीका है समान अवसरों का सिद्धांत, की मतलब सबको हम समान अवसर दें विकास करने का, यानी जितना अमीर वर्गों को विकास करने का मौका मिलता है उतना ही गरीबों को भी मौका दें हम, ठीक है। और दूसरा जो सिद्धांत है, ठीक है, वो है पृथक सिद्धांत, ठीक है, जो आप बी पॉइंट यहाँ पे देख रहे होगे। अब जो दूसरा जो सिद्धांत है, ठीक है, ये दोनों जो सिद्धांत था ये आर्थिक असमानता वाला जो देश है उस देश में ये दो सिद्धांत था। लेकिन वहीं पे दूसरा जो सिद्धांत है ना वो है राजनीतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, ठीक है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत क्या है ये जान लेते एक बार। रॉल्स कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता न्याय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसी स्वतंत्रता के द्वारा हम किसी भी मनपसंद प्रतिनिधि को चुनते हैं और जो समाज में न्याय की स्थापना करता है, ठीक है। और इसलिए जॉन रॉल्स कहता है कि जितनी स्वतंत्रता जितनी राजनीतिक स्वतंत्रता दूसरों को मिलता है उतनी ही मुझे भी मिलना चाहिए, ठीक है। और जितनी राजनीतिक स्वतंत्रता मुझे मिलता है उतना ही दूसरों को भी मिलना चाहिए। यानी राजनीतिक स्वतंत्रता बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस स्वतंत्रता के द्वारा ही हम प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वही प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करता है और वह सरकार हमारे जीवन स्तर को सुधारने के लिए, समाज में न्याय की स्थापना के लिए कार्य करता है, ठीक है। तो आई होप ये न्याय का दो सिद्धांत आप समझ में आ चुका होगा, ठीक है, मुख्य रूप से। अब जॉन रॉल्स ने अज्ञानता के आवरण वाला भी एक टॉपिक का सिद्धांत दिया है, ठीक है, तो इसको भी एक बार कवर कर ही लेते हैं। तो जॉन रॉल्स के अनुसार देश का शासन जनहित में तभी बहुत अच्छी तरह से कार्य कर सकता है जब वह खुद का परिवार, सगा संबंधी ना हो। मतलब जो शासक, जिस शासक के पास खुद का परिवार ना हो, सगा संबंधी ना हो, ठीक है, ठीक है, ऐसे शासक अच्छा काम कर सकता है समाज के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। इसी वजह से देश का शासक अपने परिवार और सगे संबंधियों और खुद के बेहतर जीवन के लिए भ्रष्टाचार की ओर अग्रसर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और लोकहित का मूल उद्देश्य भूल जाता है। जैसे योगी की बात करें, नरेंद्र मोदी की बात करें, तो उनका कोई परिवार नहीं माना जाता है और है भी तो उनसे दूर ही रखते हैं, वो अपने आप को दूरी बना कर रखते हैं। तो ऐसे में वो अपने परिवारों के बारे में नहीं सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं देश का भला हो सकता है, ठीक है। लेकिन जिसके पास परिवार है, ठीक है, सगा संबंधी है,
तो अपना फ्यूचर के लिए, अपना परिवार के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, सुविधाओं के लिए, सुख सुविधाओं आदि के लिए ये भ्रष्टाचार की ओर अग्रसर होते हैं। तो इसलिए जॉन रॉल्स कहता है कि जिस व्यक्ति के पास अपना कोई परिवार नहीं है, तो ऐसे में वो देश के हर एक परिवार को अपना परिवार समझ के ही कार्य करता है, ठीक है? तो इससे समाज को भलाई होता है। तो ऐसा तो बहुत ही मुश्किल है कि भाई सबके पास अपना परिवार ना हो। तो इसीलिए एक सिद्धांत का उन्होंने निर्माण किया है जिसे कहते हैं हम अज्ञानता का आवरण, ठीक है? अब अज्ञानता का आवरण क्या होता है ये जानते हैं। तो अज्ञानता का आवरण एक ऐसी काल्पनिक परिस्थिति है, यानी एक ऐसी कल्पना वाली परिस्थिति है जिसमें व्यक्ति सोचता है कि उसका कोई सगा संबंधी परिवार नहीं है और वह इस पद पर देश हित के लिए, जनहित के लिए आया है। ऐसे में व्यक्ति जो भी नियम कानून बनाएगा, योजनाएं बनाएगा, तो वो देश के हर एक वर्ग के लिए हित के लिए बनाएगा, ठीक है? ऐसे में व्यक्ति खुद के स्वार्थ के लिए भ्रष्टाचार की ओर अग्रसर नहीं होता है। जैसे ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी व्यक्ति है जिसका कोई परिवार नहीं है, तो वो बड़े पद पे जब आता है, तो वो सोचेगा कि मेरा कोई परिवार नहीं है, तो ऐसे में वो भ्रष्टाचार की ओर अग्रसर कभी भी नहीं होगा और पूरे देश को अपना परिवार समझ के उनके लिए नियम, योजनाएँ, कानून आदि वगैरह बनाएगा। तो इससे देश का फ़ायदा है, ठीक है? तो ये अज्ञानता का पर्दा कहलाया, ठीक है, इसी को कि मतलब कल्पना करता है व्यक्ति क्योंकि उसका परिवार है, लेकिन परिवार होने के बाद वो कल्पना करता है कि भाई मेरा कोई भी परिवार नहीं है, मेरा कोई भी सगा-संबंधी नहीं है। ऐसा वो कल्पना करता है और तब ऐसे में समाज के हर एक वर्ग को वो खुद का अपना सदस्य मानता है। तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर थोड़ा-सा भी अगर आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।